Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to the lecture number 10 of the course Data Structures. My dear students, my name is Dr. Iftikhar Azim Niaz. मुझे पूरा यकीन है कि अभी तक हमने जो टॉपिक्स डिस्कस किए हैं वो आपको बखूबी क्लियर हो गए होंगे और आपको उन टॉपिक्स को समझने में कुछ चंदा मुश्किल पेश नहीं आ रही होगी। पिछले दो लेक्चर्स हमने एल्गोरिदम और उनकी कम्प्लेक्सिटी के हवाले से डिस्कस किए थे। थोड़ा सा ब्रेक लिया था मैंने और लिस्ट से मूव हुए थे कम्प्लेक्सिटी से, क्योंकि आप जो एल्गोरिदम्स आएंगे वी विल लाइक टू कि उसकी कम्प्लेक्सिटी भी साथ साथ नोट करें। तो वी विल स्टार्ट द टुडेज लेक्चर विद द समरी ऑफ द प्रीवियस लेक्चर। पिछले लेक्चर्स में हमने बात की थी एल्गोरिदम्स एंड कम्प्लेक्सिटी की स्टार्ट में। तो एल्गोरिदम बेसिकली जो है वो जो नाम है एल्गोरिदम का वो एक मुस्लिम साइंसदान थे अल-ख्वारिज़मी, जिनको कि एल्गोरिज्म के नाम से जाना जाता था, उनके ऊपर जो है ये रखा गया है नाम एल्गोरिदम। एंड एल्गोरिदम इज़ डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ इट्स इनपुट्स, आउटपुट एंड अ सेट ऑफ फाइनाइट स्टेप्स। उसकी मेन क्वालिटी है कि जो आपका एल्गोरिदम है इट मस्ट गिव सोल्यूशन इन अ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स। जब इनपुट की हम बात करते हैं तो इनपुट डिनोट्स अ सेट ऑफ डेटा रिक्वायर्ड फॉर अ प्रॉब्लम फॉर विच एल्गोरिदम इज डिजाइंड, एंड आउटपुट इज द एंड रिजल्ट, एंड सेट ऑफ स्टेप्स कॉन्स्टिट्यूट्स द प्रोसीजर टू सॉल्व द प्रॉब्लम। उसके साथ हमने ये डिस्कस किया कि देयर आर सर्टेन प्रोग्राम्स अवेलेबल जिनको हम प्रोफाइलर्स कहते हैं। दीज प्रोग्राम्स आर विच मेजर द रनिंग टाइम ऑफ प्रोग्राम्स इन milliseconds. And these profilers, they can help us in optimizing our code by spotting the bottlenecks कि कहाँ bottlenecks आ रहे हैं, and the profilers are a very useful tool but irrelevant to they are irrelevant to algorithm complexity. Algorithm complexity is something which is designed to compare two algorithms at the ideal level. जो मेन चीज़ है कि एल्गोरिदम जो है वो आइडियल लेवल पर बात करते हैं, एंड इग्नोरिंग द लो लेवल डिटेल्स, वो लो लेवल डिटेल्स को छोड़ देते हैं। अब हम किन चीज़ों को लो लेवल डिटेल्स कह रहे हैं कि द इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, द हार्डवेयर ऑन विच द एल्गोरिदम रन्स, एंड द सेट इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ द गिवन CPU। इनसे इररेलेवेंट होकर हम जो है वो प्रोग्राम एल्गोरिदम की जो कॉम्प्लेक्सिटी है हम उसको डिस्कस करते हैं। क्योंकि हमने एक एग्जांपल के तौर पे देखा था कि इट मे बी पॉसिबल कि असेंबली लैंग्वेज में जो लिखा हुआ प्रोग्राम है it may runs faster than a good algorithm written in Python, Ruby or Java. So basically we want to compare algorithms in terms of just what they are, that is ideas of how something is computed. So counting the execution time which is normally given in milliseconds won't help us. और इसके लिए मैंने आपको एक एग्जांपल भी दी थी कि when I practically run a certain application in Windows environment and Linux environment with the same set of data, तो उसके जो execution timings थे उसके results different आए थे। The complexity analysis allows us to measure how fast a program is when it performs computations. And examples of operations that performs some different various types of computations or purely computations, they include जैसे आप integer या floating point number की addition या subtraction करते हैं, searching a database that fits in RAM for a given value, उसको आप search कर रहे हो तो वो भी computational में आ जाता है, determining the path an artificial intelligence character will walk through in a video game so that only have to walk a short distance within their virtual world, that is also a computation, running a regular expression pattern matching on a string, तो ये भी computations में आता है। तो हमने यहाँ से ये कहा था कि clearly computation is a ubiquitous in computer programs. The complexity analysis is a tool that allows us to explain how an algorithm behaves as the input grows larger. If we feed it a different input, how will the algorithm behave? अगर एक set of data पे इसकी क्या behavior होगा, अगर हम set of data change कर देंगे तो what will be how it behaves. If our algorithm takes 1 second to run for an input of size 1000, so how will it behave if the input size is doubled?
will it run just as fast or half as fast or 4 times slower, something like that. हम उसको quantitatively देखेंगे. In practical programming, this is important as it allows us to predict how our algorithm will behave when our input data becomes larger. फिर हमने डिस्कस किया था क्राइटेरिया फॉर एल्गोरिदम एनालिसिस, और उसमें हमने बात की थी कि एन एल्गोरिदम इज एनालाइज्ड to understand how good it is. An algorithm is analyzed with reference to following. Correctness की हमने कहा था execution time, amount of memory required, simplicity and clarity, and optimality. Correctness of algorithm means that a precondition, that is an input, is always satisfied some post condition, that is output. अगर हमने एक list of array को sort करना है, list of values को, तो list of values will be a precondition, और पोस्ट कंडीशन क्या होगी कि जो उसका जो है वो सॉर्टेड लिस्ट होगी. एग्जीक्यूशन टाइम, विच इज आल्सो वी आल्सो कॉल इट रनिंग टाइम, यूजुअली मींस द टाइम दैट इट्स इम्प्लीमेंटेशन टेक्स इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. तो आपका जो एग्जीक्यूशन टाइम है, इट डिपेंड्स अपॉन सेवरल फैक्टर्स. एग्जीक्यूशन टाइम इंक्रीजेस विद द इनपुट साइज, ऑल्दो इट मे वेरी फॉर डिस्टिंक्ट इनपुट ऑफ द सेम साइज. It is also affected by the hardware environment, जैसे CPU है या CPU speed, RAM कितनी है. Execution time also affected by the software environment such as operating system, programming language, compiler or interpreter, etc. तो in other words हम ये कह सकते हैं कि the same algorithm when run in different environments for the same set of inputs may have different execution times. और इसका मैं प्रैक्टिकली मैंने इसको देखा भी हुआ है कि यूनिक्स एनवायरनमेंट पे और विंडोज एनवायरनमेंट पे सेम सेट ऑफ डाटा को प्रोफाइलर के थ्रू जब मैंने रन किया तो दे गिव मी डिफरेंट वैल्यूज. Amount of memory is another factor. Apart from the storage requirement, an algorithm may demand extra space such as to store intermediate data. Some data structures like stacks or queues जो हैं उनमें ज़रूरत पड़ती है. As memory is expensive thing in computation, तो a good algorithm should solve a problem with as minimum as possible memory processor. फिर हमने देखा था कि प्रोसेसर और मेमोरी का bottleneck भी है क्योंकि everything is to be fed in from RAM and processor process it at an extremely fast speed. फिर हमने कैशे का और रजिस्टर्स की भी बात की थी. तो बेसिकली जो मेमोरी और रन टाइम है उसका फिर हम ट्रेड ऑफ किया जाता है. Okay, we can reduce the execution time by increasing the memory usage or vice versa. For example, हमने कहा था कि execution time of searching algorithm over the array can be greatly reduced by using some other arrays to index the elements in the main array. Third criteria हमने बात की थी simplicity and clarity की. हमने कहा था कि it is a quantitative measure है in algorithm analysis. Algorithm is usually expressed जो है in English like structure language में किया जाता है जिसको हम pseudo code भी कहते हैं, so that it can be easily understood. And this matters because it is then easy to analyze quantitatively over other parameters such as the ease to implement, which is for the programmer, ease to develop a better version. अगर आपको अंडरस्टैंडिंग होगी उसकी, आप उसको सही तरह समझ पाएंगे तो then ही आप उसको easily modify भी कर पाएंगे and modify for some other purposes. और the last factor हमने जो उसमें डिस्कस किया था वो optimality का था कि it is observed that whatever be the clever procedure we follow, an algorithm cannot be improved beyond a certain point. तो ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एक ऑप्टिमल सोल्यूशन निकाल लेते हैं हम, वो निकाला जा सकता है मगर उससे ज़्यादा एक स्टेज आती है कि हम उससे ज़्यादा बेहतर नहीं कर पाते. देन हमने बात की थी कम्प्लेक्सिटी एनालिसिस की. तो उसमें हमने बेसिकली 3 जो चीज़ें थी, बेस्ट केस एनालिसिस, वर्स्ट केस एनालिसिस और एवरेज केस एनालिसिस. बेस्ट केस एनालिसिस में हमने कहा था कि गिवन द एल्गोरिथम एंड द इनपुट ऑफ साइज n where n is the number of elements that makes it runs fastest, which is compared to all other possible inputs of size n. तो what is the running time, तो वो बेस्ट केस एनालिसिस होता है. वर्स्ट केस एनालिसिस है कि गिवन द एल्गोरिथम एंड द इनपुट ऑफ साइज n that makes it run the slowest compared to all other possible inputs of size n. So what will be the running time? So a bad worst case complexity doesn't necessarily means
कि वो आप उस एल्गोरिदम को रिजेक्ट करते हैं। वर्स्ट केस एनालिसिस देखते हैं कि वर्स्ट केस में क्या होगा, कि मैक्सिमम किस स्टेज पे जाकर इसका जो स्लोएस्ट रनिंग टाइम है वो क्या हो सकता है। उसके अलावा फिर हमने देखा था एवरेज केस एनालिसिस भी देखा। Given the algorithm and the typical average input of size n, तो what will be the running time, वो वेरी करता था। हमने वो ग्राफ की मदद से भी मैंने आपको दिखाया था कि एवरेज केस वेरी कर सकता है। फिर हमने एसिम्प्टोटिक ग्रोथ के बारे में देखा कि एक्सप्रेसिंग दी कम्प्लेक्सिटी फंक्शन विद रेफरेंस टू सम अदर नोन फंक्शन, तो उसमें जो है गिवन अ पर्टिकुलर डिफरेंशिएबल फंक्शन एफ ऑफ एन की हमने कहा ऑल अदर डिफरेंशिएबल फंक्शंस फॉल इनटू 3 क्लासेस, कि या तो वो जो है दे विल बी ग्रोइंग विद द सेम रेट, और दे विल बी ग्रोइंग फास्टर, और दे कैन बी ग्रोइंग स्लोअर। फिर हमने वेरियस कम्प्लेक्सिटी फंक्शंस की बात की, जिसमें हमने बिग ओमेगा की बात की विच गिव्स एन एसिम्प्टोटिक लोअर बाउंड की तरफ वो देता है। बिग थीटा की बात की थी कि विच गिव्स एन एसिम्प्टोटिक इक्विवेलेंस, जैसे हम कह सकते हैं कि एफ ऑफ एन एंड जी ऑफ एन जो है वो डिफरेंशिएबल फंक्शन जो है दे हैव द सेम रेट ऑफ ग्रोथ। लिटिल ओ की बात की थी कि जिसमें हमने कहा था कि एफ ऑफ एन ग्रोज स्लोअर देन जी ऑफ एन, और हम ये कह सकते हैं कि जी ऑफ एन इज ग्रोज फास्टर देन एफ ऑफ एन। लिटिल ओमेगा की बात की थी कि वेयर एफ ऑफ एन ग्रोज फास्टर देन जी ओ एन, या इन अदर वर्ड हम कह सकते हैं कि जी ऑफ एन ग्रोज स्लोअर देन एफ ऑफ एन। और उसमें हमने ये बेसिकली एक दूसरे के ये था कि अगर जी ऑफ एन जो है वो लिटिल ओमेगा ऑफ एफ ऑफ एन है, तो फिर देन हम ये कह सकते हैं कि एफ ऑफ एन इज लिटिल ओमेगा ऑफ जी ऑफ एन। तो बिग ओ फिर हमने जिस पे हमारा ज़्यादा फोकस रहा, हमने कहा कि इट्स गिव्स एन एसिम्प्टोटिक अपर बाउंड, तो उसमें इफ एफ ऑफ एन ग्रोज विद द सेम रेट और स्लोअर देन जी ऑफ एन, तो हम ये कह सकते हैं कि एफ ऑफ एन इज एसिम्प्टोटिकली लेस देन और इक्वल टू जी ऑफ एन। तो बिग ओ स्पेसिफिकली डिस्क्राइब दी वर्स्ट केस सिनेरियो को वो देखता है एंड कैन बी यूज्ड टू डिस्क्राइब दी एग्जीक्यूशन टाइम रिक्वायर्ड or the space required, that is memory or in memory or on the secondary storage, that is a disk, by an algorithm. The big O notation जो है it characterizes functions according to their growth rate. फिर हमने देखा था कि different functions with the same growth rate may be representing using the same O notation. तो simply हम ये कह सकते थे कि describes how the algorithm scales, means performs in the worst case scenario as it is run with more इनपुट। इसके बाद हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ देखी थी बिग ओ नोटेशन की, जिसमें हमने कहा था कि कॉन्स्टेंट फैक्टर्स में बी इग्नोर्ड, कि इफ़ के इज़ समथिंग विच इज़ ग्रेटर देन 0 और के ऑफ एफ ऑफ एन है, तो हम ये कह सकते हैं कि इट बेसिकली इट इज़ ओ ऑफ एफ, बिग ओ ऑफ एफ। हाई पावर जो है दे ग्रोज फास्टर, तो हमने ये कहा था कि अगर वो जितना वो ज़्यादा होगा तो उतने वो ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगा। फास्टेस्ट ग्रोइंग टर्म्स डिनोट्स डोमिनेट्स ऑफ सम, जैसे हमने कहा था कि अगर आपका एग्जांपल है कि an4 प्लस bn3 है, तो उसका जो बिग ओ होगा वो हायर ऑर्डर टर्म ही हम लेंगे विच इज़ on पावर 4। Polynomial's growth rate is determined by the leading term, कि if f is a polynomial of degree d, तो हम ये कह सकते थे कि then f is basically big O of n power d। और हमने ये भी कहा था कि f of is transitive भी है, कि if f is O of g then g is O of h, तो हम ये कह सकते हैं कि f is O of h। Product of upper bound is upper bound for the product, और हमने ये भी देखा था कि एक्सपोनेंशियल फंक्शंस दे ग्रो फास्टर देन द पावर्स, वो बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं। लॉगरिथमिक दे ग्रो मोर स्लोअरली देन पावर्स, एंड उसके अलावा ऑल लॉगरिथम्स दे ग्रो एट द सेम रेट, हमने कहा वो भी ये देखा था कि लॉग्स जितने भी हैं वो सेम रेट पे ग्रो करते हैं। एंड सम ऑफ द फर्स्ट n rth टर्म ग्रोज एज r+1 उसकी आर्थ पावर पे। और आखिरी चीज़ जो हमने कल डिस्कस की थी वो थी ग्रोथ ऑफ फंक्शंस। उसमें हमने कहा था कि द गोल इज़ टू एक्सप्रेस द रिसोर्स रिक्वायरमेंट्स ऑफ आवर प्रोग्राम, मोस्ट ऑफन जिसको रनिंग टाइम में बात करेंगे इन टर्म्स ऑफ इनपुट साइज, जिसको हम n कह रहे हैं। तो यूजिंग मैथमेटिकल फार्मूलाज दैट आर सिंपल एज पॉसिबल एंड दैट आर एक्यूरेट फॉर लार्ज वैल्यूज ऑफ द पैरामीटर्स। तो एल्गोरिथमिक जो एल्गोरिथम्स हैं दे टिपिकली हैव रनिंग टाइम्स प्रोपोर्शनल टू वन ऑफ द फंक्शन।
तो उसमें हमने एक 5-6 देखे थे, जिससे हमने कहा था कि O of 1 जो है, जो अगर किसी भी complexity big O of 1 हो तो most instructions of most programs they are executed once or at most only a few times. So if all the instructions of a program have this property, we say that the program's running time is constant. O of big O of log of n हमने देखा कि when the running time of a program is logarithmic, the program gets slightly slower as n means the number of inputs grows. The running time commonly occurs in programs that solve a big problem by transforming into a series of smaller problems, so cutting the problem size by some constant factor at each step. फिर हमने देखा था कि O of n which is linear. When the running time of a program is linear, so it is generally the case that a small amount of processing is done on each input element. फिर हमने देखा था कि अगर big O जो है n log n हो, तो the n log n running time arises when algorithm solves a problem by breaking it up into smaller subproblems, solving them independently, and then combining the solutions. फिर हमने देखा था big O of n square जो है, while the running time of an algorithm is quadratic, the algorithm is practically for use on relatively small problems. Quadratic running times typically arise in algorithms that process all pairs of data items, perhaps normally in the double nested loops. O power n3 भी देखा था हमने कि an algorithm that processes triple of data items, perhaps in a triple nested loop, has a cubic running time and practical for use only on very small problems. और अगर किसी algorithm का जो है growth जो है 2 to the power n हो, तो इसको हम कहते हैं exponential running time. As n grows, the processing time grows exponentially. और आपको एक टेबल की मदद से मैंने ये भी बताने की कोशिश की थी कि अगर एक इनपुट हम इस तरह बढ़ाते जाएं तो उसका रनिंग टाइम कैसे बढ़ेगा. तो माय डियर स्टूडेंट्स, आई सिंसियरली होप कि ये तमाम टॉपिक्स अब आपको क्लियर होंगे और इनको समझने में आपको कतन कोई मुश्किल पेश नहीं आ रही होगी. आई विल ऑलवेज रेकमेंड कि आप जो है वो विकीपीडिया और डिफरेंट वेबसाइट्स को देखते रहें, ताकि जो है वो आपको जो जहाँ भी मुश्किलात हों वो आप उसको आसानी से समझ पाएँ. आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं. तो वाई डेटा स्ट्रक्चर्स आर रिक्वायर्ड. तो डेटा इट मे बी ऑर्गेनाइज्ड in many different ways. A logical or mathematical model of a particular organization of data is called a data structure. और ये हमने पिछले लेक्चर्स में बात भी की थी कि the choice of a particular data model depends on two considerations. First, it must be rich enough in structure to mirror the actual relationships of the data in the real world. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपका जो स्ट्रक्चर है वो इतना रिच होना चाहिए कि जो उसका कंपैट्रेट है रियल वर्ल्ड में जो प्रॉब्लम डोमेन में है उसके रिलेशनशिप जो है वो बड़े इजीली उसको मिरर कर सके. अगर आपके उसको मिरर ना कर पाए तो यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम इन इम्प्लीमेंटेशन. सेकेंडली हमने साथ उसके साथ ये भी देखना है कि द स्ट्रक्चर शुड बी सिंपल इनफ that one can effectively process the data when necessary. और ये भी हमने सिंप्लिसिटी को भी मद्देनज़र रखना है कि आपका डेटा स्ट्रक्चर जो यूज़ किया जाए वो इतना सिंपल हो कि जब उसकी हमने प्रोसेसिंग करनी हो तो वो हमें उसमें मुश्किलात ना पेश आए, वो इफेक्टिवली हो जाए और इजीली हो जाए. तो हमने दो चीज़ें रखनी है कि एक तो उसकी ऑर्गेनाइजेशन विच शुड मिरर और दूसरा उसको सिंपल रखना है. हमने डेटा स्ट्रक्चर ऑपरेशंस की बात की थी कि डेटा अपीयरिंग in our data structures, they are processed by means of certain operations. और हमने ये भी कहा था कि in fact the particular data structure that one chooses for a given situation, it depends largely on the frequency with which specific operations are performed. कि उसकी frequency क्या होगी कि जिससे हम कुछ specific operations भी उस पर perform करेंगे. तो हमने कुछ मेजर ऑपरेशंस का हमने लेक्चर नंबर 7 में इसका जिक्र भी हमने किया था कि जो सबसे कॉमन मेजर ऑपरेशंस जो किसी भी डेटा स्ट्रक्चर पर किए जाते हैं उसमें एक तो है ट्रैवर्सिंग. ये बहुत कॉमन ऑपरेशन है कि एक्सेसिंग ईच रिकॉर्ड ऑफ अ डेटा स्ट्रक्चर एग्जैक्टली वंस सो दैट सर्टेन आइटम्स इन द रिकॉर्ड मे बी प्रोसेस्ड. एंड दिस एक्सेसिंग एंड प्रोसेसिंग इज समटाइम्स कॉल्ड, हम इसको विजिटिंग भी कहते हैं.
जैसे अगर आप स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड लें, तो अगर हमने क्विज लिया, अब नॉर्मली होता है कि क्विज कोई स्टूडेंट मिस नहीं करता, तो अब उसके हमने रिकॉर्ड को अपडेट करना है और उसके तमाम स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड में हमने क्विज के नंबर डालने हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें अब हर स्टूडेंट के रिकॉर्ड को इंडिविजुअली एक दफ़ा एक्सेस करना पड़ेगा और उसमें क्विज के मार्क्स को एंटर करना पड़ेगा। तो ये जो ऑपरेशंस होगा इसको हम कहेंगे ट्रैवर्सिंग, के वेयर वी विल एग्जैक्टली विजिट द रिकॉर्ड वंस फॉर सम प्रोसेसिंग। दूसरा होता है सर्चिंग का, कि फाइंडिंग द लोकेशन ऑफ अ रिकॉर्ड विद द गिवन की वैल्यू और फाइंडिंग द लोकेशंस ऑफ ऑल द रिकॉर्ड्स दैट सेटिस्फाई वन और मोर कंडीशन। इसमें सर्चिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कॉमन ऑपरेशंस हैं। अब इसमें दो सिचुएशंस हैं। एक तो ये है कि आपको सिर्फ कोई एक रिकॉर्ड फाइंड करना है। अगर कोई एक रिकॉर्ड फाइंड करना है, यू नीड अ क्राइटेरिया कि जिसकी मदद से आप उस रिकॉर्ड को फाइंड करेंगे, उसको हम कह रहे हैं की वैल्यू। अगर हम जैसे स्टूडेंट्स, और नॉर्मली हम जो की वैल्यू होती है वो हम ये कोशिश होती है कि वो हम ऐसी दें जो यूनिक हो, ताकि वो एग्जैक्टली फाइंड हो जाए। तो वो की गिवन की वैल्यू, अगर आप जैसे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, अगर हम उसकी बेस पर सर्च करेंगे तो हमें एक की के अगेंस्ट एक ही रिकॉर्ड मिलेगा। तो उसको भी सर्चिंग में आता है कि व्हेन यू हैव टू फाइंड ओनली वन रिकॉर्ड बेस्ड ऑन अ सर्टेन क्राइटेरिया। और अब ये भी आपका पॉसिबल हो सकता है कि आपने सर्चिंग करनी है ऐसी की के ऊपर जिसमें डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स भी आ सकते हैं, मींस मोर देन वंस भी आ सकते हैं। जैसे हमने ये फाइंड आउट करना हो कि आपके जो टर्मिनल एग्जामिनेशन हुए हैं उसमें कितने स्टूडेंट्स ने जो है वो मोर देन 80% मार्क्स लिए हैं, तो क्राइटेरिया होगा ग्रेटर देन 80% मार्क्स। तो उस पर जो सर्चिंग में जब हम की जाएंगी तो पॉसिबल है कि आपके एक से ज़्यादा रिकॉर्ड उस क्राइटेरिया को मैच करेंगे। तो उसको सर्चिंग में जो है फिर हम कहेंगे कि वो फाइंडिंग द लोकेशंस ऑफ ऑल द रिकॉर्ड्स दैट सेटिस्फाइज वन और मोर कंडीशंस। तीसरा जो बड़ा कॉमन ऑपरेशन है वो इंसर्शन का है, कि एडिंग अ न्यू रिकॉर्ड टू द स्ट्रक्चर। अब इसमें भी जो है वो 2-3 इसकी वेरिएशंस भी आ जाती हैं। इंसर्शन एक तो है कि अगर आपकी वो डेटा स्ट्रक्चर खाली है तो इंसर्शन हमेशा स्टार्ट पर होगी, और फिर एक इंसर्शन एंड पर भी हो सकती है कि जब भी जैसे कतार का मैंने असूल बताया था कि क्यूज़ का असूल हो, कतार में हमेशा जो है वो इंसर्शन जो है वो एट दी एंड होती है। जो भी नया आदमी आता है वो कतार के आखिर में खड़ा होता है। और उसके अलावा जो है आप अगर जो थर्ड ऑप्शन आ जाती है कि आप इंसर्शन जो है इन द मिडल ऑफ डेटा स्ट्रक्चर भी कर दें, दरमियान में भी कर दें। इसलिए इंसर्शन के वो उसको जो एंड की जो होता है उसको हम अपेंड का ऑपरेशन भी कहते हैं। डिलीटिंग बड़ा कॉमन ऑपरेशन है कि व्हेन रिमूविंग अ रिकॉर्ड फ्रॉम अ स्ट्रक्चर, उसको आपने रिमूव करना है। अब वो डिलीशन जो है वो स्टार्ट से भी हो सकती है, दरमियान से भी हो सकती है और फ्रॉम दी एंड भी हो सकती है। तो जैसे कतार का असूल है, हम हमेशा ये कहते हैं कि उसमें जो डिलीशन होगी वो कतार के स्टार्ट से होगी, मगर उसके अलावा जो दूसरे डेटा स्ट्रक्चर्स हैं उसमें आप चाहें तो दरमियान वगैरह से भी और आखिर से भी डिलीशन कर सकते हैं। और समटाइम्स हमने देयर आर 2 और मोर ऑपरेशंस दे मे बी यूज्ड इन अ गिवन सिचुएशन। फॉर एग्जांपल हमने ये कहा कि वी मे वांट टू डिलीट द रिकॉर्ड विद अ गिवन की, which means we first need to search for the location of the record। अब जो डिलीशन का है वो ऑपरेशन, उसमें बेसिकली हम 2 ऑपरेशन एक साथ करेंगे कि सबसे पहले हम सर्च करेंगे टू फाइंड आउट द रिकॉर्ड कि वो मौजूद भी है या नहीं। अगर वो मौजूद है तो फिर हमने उसको डिलीट करना है। तो वी आर कंबाइनिंग 2 ऑपरेशंस टू कैरी आउट अ सिंगल ऑपरेशन। इसके अलावा जो 2 ऑपरेशंस हैं वो इन स्पेशल सिचुएशंस में अप्लाई किए जाते हैं। वन इज़ द सॉर्टिंग, विच इज़ अरेंजिंग द रिकॉर्ड्स इन सम लॉजिकल ऑर्डर। फॉर एग्जांपल हम अल्फ़ाबेटिकली सॉर्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू सम नेम की, या हम उसको न्यूमेरिकल ऑर्डर में कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू सम नंबर की, सच एज आपका सोशल सिक्योरिटी नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर है, अकाउंट नंबर है, समथिंग लाइक दैट। और इसमें भी जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में भी हो सकती है, डिसेंडिंग ऑर्डर में भी हो सकती है। इसके अलावा मर्जिंग का बाज़ दफ़ा ऑपरेशन किया जाता है ओकेजनली कि व्हेन कंबाइनिंग द रिकॉर्ड्स इन 2 डिफरेंट सॉर्टेड फाइल्स इनटू अ सिंगल सॉर्टेड फाइल, उसको भी हम मर्जिंग ऑपरेशंस है। उसके अलावा कुछ हमने कहा था कि और ऑपरेशंस भी आप परफॉर्म कर सकते हैं, सच एज कॉपिंग, आपने एक डाटा स्ट्रक्चर को दूसरे डाटा स्ट्रक्चर में कॉपी करना है। कॉन्केटिनेशन का होता है कि जब आपने 2 डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर्स को जोड़ के आपने एक बनाना होता है, वो सिमिलर टाइप के होते हैं, दैट वाज आल्सो कॉल्ड कॉन्केटिनेशन।
तो आज हम थोड़ा सा लिस्ट पे आगे बढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर नंबर 7 में हमने लिस्ट की जो है वो बात शुरू की थी। तो ऑप्शंस क्या है फॉर इम्प्लीमेंटिंग एन एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप लिस्ट। लेक्चर नंबर 7 में हमने लिस्ट की इम्प्लीमेंटेशन देखी थी विद द हेल्प ऑफ एरेज के साथ उसको देखा था। तो एरेज में बेसिकली जो है वो फिक्स साइज हमने कहा था कि उसका फिक्स्ड होता है, वो डायनामिकली ग्रो नहीं कर सकते और उसकी ये लिमिटेशन थी। तो डेटा मस्ट बी शिफ्टेड ड्यूरिंग इंसर्शन और डिलीशन, जो कि साइज फिक्स होता है। तो हमने देखा था कि अगर हमने इंसर्शन दरमियान में करनी हो या हमने डिलीशन करनी हो तो हमें उसके लिए डेटा को शिफ्ट करना पड़ता था। अगर हमने इंसर्शन करनी है तो जिस पॉइंट पे इंसर्शन करनी है वहाँ से एंड तक के जो रिकॉर्ड्स हैं उनको हमें एक एक प्लेस जो है वो आगे मूव करना पड़ता है। और इसी तरह अगर हमें डिलीशन करनी हो तो जिस वैल्यू को डिलीट करना होता है आइटम को, तो हम वहाँ से एंड तक के जो आइटम्स हैं उनको शिफ्ट करते हैं वन प्लेस बिफोर। उसके अगेंस्ट जो एक दूसरा डेटा स्ट्रक्चर आता है वो लिंक लिस्ट का है, विच इज़ एबल टू ग्रो इन साइज एज नीडेड, कि जब ज़रूरत हो आप उसको साइज को ग्रो कर लें। तो ये चूँकि इसकी फिर एलोकेशन हीप से होगी तो इसको हम डायनामिक लिंक लिस्ट भी कहते हैं। एंड इसमें सबसे बड़ी सहूलत ये होती है कि यू डज नॉट रिक्वायर द शिफ्टिंग ऑफ आइटम्स ड्यूरिंग इंसर्शंस एंड डिलीशंस। तो इससे आपकी जो है वो सर्चिंग और इंसर्शन के जो ऑपरेशंस हैं वो एज़ कम्पेयर टू अरेज वो ज़्यादा बेहतर तौर पर वो प्रोसेस हो जाते हैं। साइज़ के हवाले से अगर हम बात करें तो अगर हम इंक्रीज करें साइज ऑफ अ रीसाइजेबल है तो दे कैन वेस्ट बोथ द स्टोरेज एंड टाइम, उन दोनों की वेस्टेज होगी और इसलिए फिर उसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ जाएगी और उसका जो है वो रिसोर्सेज ज़ाया होंगे। तो स्टोरेज, अगर हम स्टोरेज रिक्वायरमेंट्स के हवाले से देखेंगे तो एरे बेस्ड इम्प्लीमेंटेशन दे रिक्वायर, उनके एडवांटेज ये है कि दे रिक्वायर लेस स्टोरेज देन अ पॉइंटर बेस्ड वन, जो कि हम लिंक लिस्ट के केस में पॉइंटर की मदद से करते हैं। तो ये भी उसमें देखना पड़ता है। लिहाजा कोई भी आप डेटा स्ट्रक्चर लेंगे तो उसके कुछ एडवांटेजेस होंगे और कुछ डिसएडवांटेजेस होंगे। हम इस कोर्स में वो भी साथ साथ देखते जाएंगे, बट इट डिपेंड्स अपॉन अ गिवन सिचुएशन कि आप उस ट्रेड ऑफ क्या करते हैं और फिर उसकी मदद से आप जो है वो उसको सिलेक्ट करेंगे। व्हाट्स रॉन्ग विद द एरेज एंड व्हाई लिस्ट। डिसएडवांटेजेस ऑफ एरे अगर हम देखें एज स्टोरेज डेटा स्ट्रक्चर्स, तो आप उनकी जो सर्चिंग है वो स्लो होती है। अगर अनऑर्डर्ड एरे हो तो उनकी सर्चिंग स्लो हो जाती है। इंसर्शन स्लो हो जाएगी इन एन ऑर्डर एरे। अगर ऑर्डर्ड एरे है तो उसमें इंसर्शन जो है वो स्लो हो जाएगी। साइज़ उनका फिक्स्ड है, साइज़ मॉडिफाई नहीं हो सकता। तो अगर साइज़ आपका कंप्लीट हो गया, पूरा ख़त्म हो गया, तो फिर आप उसको डायनामिकली ग्रो करना बहुत मुश्किल है। लिंक लिस्ट जो है अगर हम उसको इम्प्लीमेंट करें विद द हेल्प ऑफ लिंक लिस्ट तो दे सॉल्व सम ऑफ दीज प्रॉब्लम्स। कि लिंक लिस्ट आप बेसिकली हम ये कहते हैं कि दे आर द जनरल purpose storage data structures and they are very versatile, बहुत versatile हैं, जनरल पर्पस हैं। अगर हम उनकी एरे बेस्ड और पॉइंटर बेस्ड इम्प्लीमेंटेशन को थोड़ा सा अभी स्टेज पे ज़रा सा कवर करें तो एक्सेस टाइम के अगर हम हवाले से देखेंगे तो एरे बेस्ड में जो है वो आपका कांस्टेंट एक्सेस टाइम है, क्योंकि वो एड्रेस कैलकुलेशन बड़ी सिंपल हो जाती है। तो पॉइंटर बेस्ड में जो आपका टाइम है टू एक्सेस द ith नोड वो डिपेंड कर जाता है कि आई की पोजीशन क्या है। जितना दूर आई हो जाएगा तो उतने आपका टाइम पीरियड जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। मगर एरे में चूँकि आपकी वो फिक्स्ड होती हैं तो उसकी जो कैलकुलेशंस हैं, कंप्यूटेशन बड़ी इजीली हो जाती हैं। करंट वेरिएबल की उसके जो इंडेक्स है सबस्क्रिप्ट, इसलिए उसकी जो है वो कांस्टेंट एक्सेस टाइम है। अगर हम इंसर्शन एंड डिलीशंस की बात करेंगे तो एरे बेस्ड अगर इम्प्लीमेंटेशन है, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर नंबर 7 में भी देखा था, इट रिक्वायर्स शिफ्टिंग ऑफ डेटा, कि जब भी इंसर्शन करेंगे या डिलीशन करेंगे तो हमें उसमें शिफ्टिंग करनी पड़ती है डेटा की। इन द केस ऑफ इंसर्शन हमें वो मूव करने पड़ते हैं जिस पॉइंट पे आपने इंसर्शन करनी है, और अगर हम डिलीशन करेंगे तो हमें वो शिफ्टिंग करनी पड़ती है बैकवर्ड। और जो आपकी पॉइंटर बेस्ड है उसमें जब भी इंसर्शन या डिलीशन होगी तो उसमें आपको सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि यू हैव टू ट्रेवर्स लिस्ट, क्योंकि जब तक आप ट्रेवर्स नहीं करेंगे तब उस पोजीशन पर नहीं पहुंच पाएंगे जहां पर आपने, तो ये भी उसका एक डिसएडवांटेज बन सकता है इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से। एरे की अगर हम लिमिटेशंस की बात करें तो एरेज दे आर वेरी सिंपल, फास्ट हैं, but they must specify the size at the declaration time। तो मर्फी लॉ जो वो क्या कहता है कि you can construct an array with space for n। n means twice your estimates of the, आप लार्जेस्ट कलेक्शन के लिए रख लें
तो टुमारो यू विल नीड n+1, तो आप आसानी से कर सकते हैं, तो ये मोर फ्लेक्सिबल सिस्टम बन जाएगा। लिंक लिस्ट जो है एज कंपेयर टू वो फ्लेक्सिबल स्पेस यूजेज है उसका। डायनामिकली यू एलोकेट स्पेस फॉर ईच एलिमेंट एज, जब भी आपको ज़रूरत होती है आप उस वक्त उसकी स्पेस एलोकेट करते हैं, एंड उसकी स्पेस जो है वो हीप से एलोकेशन की जाती है डायनामिकली। एंड इसमें जो है लिंक लिस्ट में आपको इंक्लूड अ पॉइंटर टू द नेक्स्ट आइटम, वो आपको रखना पड़ता है। तो अगर आप लिंक लिस्ट में जो है वो आपकी नोड बनेगी, तो ईच नोड ऑफ द लिस्ट इट कंटेन्स दी डेटा आइटम, जो कि आपको ऑब्जेक्ट पॉइंटर भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है, एंड देयर इज अ पॉइंटर टू दी नेक्स्ट नोड। उस हवाले से हम देखें तो हमें बेसिकली एक स्ट्रक्चर टाइप का एलिमेंट रखना पड़ेगा, जो एरे से ज़रा डिफरेंट हो जाएगा। तो स्टोरेज रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो एज़ कम्पेयर टू एरे इम्प्लीमेंटेशन ज़्यादा हो जाएगी, मगर इसके जो ऑपरेशंस हैं इंसर्शन डिलीशन वगैरह में जैसे कि हमने बात की, तो उसमें हमें सहूलत हो जाएगी कि एज़ मेमोरी की यूजेज एफिशिएंट भी हो सकती है, कि जितनी हमें चाहिए हम उसके हिसाब से जब ज़रूरत पड़ेगी हम उसकी हीप से एलोकेशन कर लेंगे और उसको हम इंसर्ट कर देंगे, और जब हमें ज़रूरत नहीं रहेगी तो हम उसको डिलीट कर देंगे एंड वी विल रिक्लेम दैट अनयूज्ड स्पेस बैक टू द हीप। मगर एरे के केस में आपको साइज फिक्स रखना पड़ता है, एंड वंस यू हैव टू डिक्लेयर अप, नॉर्मली आप उसमें शुरू में एस्टिमेट लगाते हैं कि कितना मैक्सिमम यूज़ हो सकता है, तो उस हवाले से आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेमोरी यूजेज करते हैं। तो जितनी देर तक वो पूरा फुल नहीं होता तो उसकी तो एलोकेशन जो है चूँकि स्टैटिक है, फिक्स्ड है, तो वेस्टेज ऑफ जो है वो प्रेशियस मेमोरी जो है वो ज़रूर उसमें इशू रहता है। तो each data item is basically embedded in a link. Each link जो object है it contains a reference to the next link in the list of items. And if an array items have a particular position identified, जिस तरह उनका index क्या है, in a list the only way to access an item is to traverse the list. इसमें जो कि इंडेक्स नहीं होता, उसमें इंडेक्स कैलकुलेशन में देखा था कि इजी थी एरे में, तो इसमें जब भी आपको एक्सेस करना होगा एन आइटम, तो उसको आपको हमेशा ट्रैवर्सिंग करनी पड़ेगी। तो उससे हम कह सकते हैं कि इज लिंक लिस्ट एन एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप, तो ज़रूर उसमें हम ऑपरेशन जो परफॉर्म कर सकते हैं। तो लिंक लिस्ट इज अ फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर बिकॉज इट कैन ग्रोज एंड श्रिंक ऑन डिमांड। जब ज़रूरत हो, हमने कहा है कि इसमें आप एलिमेंट्स ऐड कर लें, जब ज़रूरत ना हो आप इसको डिलीट कर लें। तो इसमें जो फ़ायदा ये है कि एलिमेंट्स आर वेरी इजीली, दे कैन बी इंसर्टेड, दे कैन बी एक्सेस्ड एंड दे कैन बी डिलीटेड एट एनी पोजीशन। जिस पोजीशन में मर्जी हो उनको जो है वो एक्सेस करना बहुत आसान है। एंड उसके अलावा यू कैन आल्सो लिस्ट कैन बी कॉन्कैटिनेटेड, एक से ज़्यादा लिस्ट अगर हैं आप उनको चाहें तो जोड़कर एक लंबी लिस्ट भी बना सकते हैं, और एक बड़ी लिस्ट को आप जब चाहें यू कैन स्प्लिट इट इनटू सब लिस्ट, वो भी बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं। लिस्ट का जो इस्तेमाल है अगर हम एप्लीकेशंस में देखें तो इंफॉर्मेशन रिट्रीवल में बहुत ज़्यादा है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेशन में जैसा कि हम कंपाइलर कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा है, सिमुलेशन में इसका रोल बहुत ज़्यादा है, ऑपरेटिंग सिस्टम में भी लिंक लिस्ट का जो है वो बहुत ज़्यादा रोल बनता है उसकी इम्प्लीमेंटेशन में। तो इंफॉर्मेशन रिट्रीवल में आपके जितने भी आप कह सकते हैं कि जो सर्च इंजन्स हैं इन द बैक एंड द यूज लिंक लिस्ट, जो इंडेक्सेस बनाते हैं, क्योंकि उन्होंने डायनामिकली रन टाइम पे क्रिएट करने होते हैं, तो वो उनको नहीं पता होता कि वो कितने वो पेजेस को एक्सेस करेंगे, तो उसके लिए वो जो है वो लिंक लिस्ट को ही प्रेफर किया जाता है, क्योंकि उसमें उसके हिसाब से आइटम्स को ऐड कर लिया जाता है। तो लिस्ट को अगर हम फॉर्मली अगर थोड़ा सा डिफाइन करें तो अ लिस्ट इज अ सीक्वेंस ऑफ 0 और मोर एलिमेंट्स ऑफ अ गिवन टाइप। से एलिमेंट टाइप उसको हम कह सकते हैं। It represents by a comma a separated sequence of elements such as A1, A2, A3, so on, AN तक, where n is always greater than or equal to 0 and each AI is of type element type. अगर n जो है वो greater than equal to 1 है तो AI जो है is the first element and AN is the last element. और अगर if n is equal to 0 तो हम ये कह सकते हैं कि we have an empty list. The elements of a list can be linearly ordered. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रा गौर से आप समझिएगा। हम ये कह रहे हैं कि if a of I
बेसिकली इट प्रीसीड्स a ऑफ i + 1 फॉर ऑल i जो है 1 2 3 to n-1। वो हमेशा a जो है वो उसका एलिमेंट जो अगर आपका ai अगर 1 है तो वो बेसिकली 2 से प्रीसीड कर रहा होगा, और ai जो है इट फॉलोज ai-1, वो उससे नेक्स्ट पे होगा, वो उसको फॉलो कर रहा होगा फॉर i 2 के लिए। तो द एलिमेंट ai इज एट पोजीशन i। इसमें अगर एंड ऑफ एल अगर हम ये करें, वी कैन राइट अ फंक्शन विच विल रिटर्न द पोजीशन फॉलोइंग द पोजीशन इन एन एलिमेंट लिस्ट एल। तो लिस्ट जो इसमें हम अगर फंक्शन एक बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो एंड का जो फंक्शन है उसमें पैरामीटर 1 है जो कि लिस्ट टाइप का है। इट विल रिटर्न द पोजीशन फॉलोइंग पोजीशन एन इन एन एलिमेंट लिस्ट। पोजीशन एंड एल हैज़ अ वेरिंग डिस्टेंस एज द लिस्ट ग्रोज एंड श्रिंक्स, कि जो पोजीशन है उसमें वो उसका डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्ट वेरी करेगा, क्योंकि जितनी लिस्ट बढ़ती जाएगी उतना वो डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, जितनी वो श्रिंक होगी लिस्ट करीब होती जाएगी। ऑल अदर पोजीशंस हैव अ फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द लिस्ट, मगर ये बात श्योर है कि तमाम की पोजीशंस की जो है वो उससे रिलेटिवली जो है वो बिगिनिंग ऑफ द लिस्ट से फिक्स होगी। कॉमन ऑपरेशंस जो कि नॉर्मली हम लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर पर करते हैं वो एक इंसर्ट का हो सकता है, जैसे हम कहते हैं कि XPL उसमें 3 पैरामीटर्स भेजने। ख्याल रहे कि देयर कैन बी वेरी डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशंस। तो हमारा इस कोर्स में ज़्यादा फोकस एल्गोरिदम्स पर होगा, हम साथ में सैम्पल प्रोग्राम भी देंगे, मगर मेरा ज़्यादा फोकस जो है वो एल्गोरिदम्स पर रहेगा, ताकि आप उसको अपने अगर इफ़ यू नो द एल्गोरिदम तो आपके लिए इम्प्लीमेंटेशन करना बहुत आसान रहेगा। इसमें अगर 3 है X, P और L, तो बेसिकली हमने करना क्या है कि वी हैव टू इंसर्ट द एलिमेंट X एट पोजीशन P इन द लिस्ट L। तो अगर तो आपकी लिस्ट एम्प्टी है, उसमें कोई हैज़ नो पोजीशन 0 है, तो रिजल्ट इज अनडिफाइंड इस केस में है। इफ द लिस्ट L हैज़ नो पोजीशन P, अगर आपने ऐसी पोजीशन P पास की जो कि उस लिस्ट में एग्जिस्ट नहीं कर रही तो द रिजल्ट इज अनडिफाइंड। अगर लिस्ट वो एग्जिस्ट कर रही है, इसमें हम स्पेसिफिकली पोजीशन बता रहे हैं। लोकेट XL जो है रिटर्न्स द पोजीशन ऑफ X ऑन लिस्ट L, तो वो एक ऐसा ऑपरेशन है कि जिसमें हम आइटम X की पोजीशन देखना चाह रहे हैं कि वो लिस्ट L में अगर है तो किस पोजीशन पर है। रिट्रीव PL रिटर्न्स द एलिमेंट एट पोजीशन P ऑन द लिस्ट L, कि उसमें हम P का जो है वो उसको एलिमेंट नंबर दे रहे हैं कि उस एलिमेंट नंबर जो भी है उसको रिट्रीव कर ले। डिलीट PL मीन्स डिलीट द एलिमेंट एट पोजीशन P विच इज ऑन द लिस्ट L। नेक्स्ट जो है PL रिटर्न्स द पोजीशन फॉलोइंग P ऑन द लिस्ट, को वो हम ये बता रहे हैं कि P पोजीशन के बाद वाला जो एलिमेंट है वो हमें रिटर्न कर रहे हैं, वो उसको बताए कि वो मौजूद है या नहीं। प्रीवियस PL जो है इट रिटर्न्स द पोजीशन प्रीसीडिंग पोजीशन P ऑन द लिस्ट L। मेक नल जो है वो बेसिकली कॉजेज करता है L टू बिकम एन एम्प्टी लिस्ट एंड रिटर्न्स द पोजीशन एंड L। तो फर्स्ट L जो है ये कॉमन ऑपरेशन हो सकते हैं, रिटर्न द फर्स्ट पोजीशन ऑन द लिस्ट L। और प्रिंट लिस्ट जो है वो बेसिकली ये भी ट्रेवर्सिंग ऑपरेशन है कि यू प्रिंट द एलिमेंट्स ऑफ लिस्ट इन ऑर्डर ऑफ अकरेंस, मीन्स कि जिस तरह वो लिस्ट में वन आफ्टर अनदर मौजूद हैं उसी तरह आप उनको प्रिंट कर दें सिक्वेंशली। तो इसको ये प्रिंट लिस्ट जो है बेसिकली इट काइंड ऑफ अ ट्रेवर्सिंग ऑपरेशन, क्योंकि उसमें आप हर एलिमेंट को एग्जैक्टली वंस एक्सेस करेंगे टू प्रिंट द वैल्यूज जो भी उनके वहाँ पे एलिमेंट्स पड़े हैं। अब एलिमेंट आपका सिंगल वैल्यू का भी हो सकता है, इट कैन बी अ रिकॉर्ड जिसमें मल्टीपल उसमें अकरेंसेस भी आ सकती हैं। तो अगर हम लिंक लिस्ट को थोड़ा सा आप देखें तो पॉइंटर बेस्ड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लिंक लिस्ट को जो है वो बेसिकली है ये एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप की डायनामिकली एलोकेटेड डेटा स्ट्रक्चर है। इट कैन बी लिंक थ्रू टू फॉर्म अ चेन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये स्टैटिकली एलोकेटेड नहीं है। दिस टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर इज डायनामिकली एलोकेटेड, मीन्स एलिमेंट्स आर एडेड ऑन डिमांड एंड देन वंस हाउ देयर, जैसे आपकी चेन के अगर आपने देखा हो जो आपकी चेन होती है जिससे उसके लिंक्स एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, तो ये बेसिकली इसमें जो है वो लिंक दे आर लिंक टुगेदर द आइटम्स एंड दे फॉर्म अ चेन। अ लिंक लिस्ट इज अ सीरीज ऑफ कनेक्टेड नोड्स और लिंक्स वेयर ईच नोड इज अ डेटा स्ट्रक्चर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बेसिकली लिंक लिस्ट है तो सिक्वेंशियल,
मिलती जुलती है, क्योंकि इसको भी हम होमोजीनियस डेटा स्ट्रक्चर कह सकते हैं, क्योंकि इसमें एवरी एलिमेंट इज ऑफ द सेम टाइप, जैसा कि एरेज में है। फ़र्क सिर्फ ये कि ये डायनामिकली ग्रो कर सकती है, और चूंकि इसने लिंक रखना है नेक्स्ट एलिमेंट का एटलीस्ट वंस, तो इसलिए इसको हम करेंगे जहाँ पे ईच नोड जो है वो बेसिकली डेटा स्ट्रक्चर इटसेल्फ अ रिकॉर्ड टाइप का होगा, where each node itself is a data structure of record type, and a linked list can grow or shrink in size as the program runs. तो जिस तरह आपका प्रोग्राम बढ़ता जाएगा, ग्रो करेगा, तो आपकी जो लिंक लिस्ट है उसकी डिमांड के हिसाब से ये ग्रो करेगी। जब आपने इंसर्शन या अपेंड करना होगा तो ये ग्रो करती जाएगी। व्हेन यू स्टार्ट डिलीटिंग द एलिमेंट्स तो ये श्रिंक करना शुरू हो जाएगी। एंड दिस इज पॉसिबल बिकॉज द नोड्स इन द लिंक लिस्ट आर डायनामिकली एलोकेटेड। और ये उसी वक्त पॉसिबल होता है कि जब हम लिंक लिस्ट के जो नोड्स हैं, चूंकि उनको हम डायनामिकली एलोकेट करते हैं, तो ये उसकी वजह से भी ये डायनामिकली ग्रो और श्रिंक करती है इन रिस्पॉन्स टू इवेंट्स। अगर इफ न्यू इंफॉर्मेशन नीड्स टू बी एडेड टू द लिस्ट, तो फिर हम बेसिकली अगर हम उसमें देखें तो क्या होगा कि आपका जो प्रोग्राम है वो सबसे पहले एक नए नोड को एलोकेट करेगा हीप से, और उसके बाद उसमें वैल्यूज आप रीड करेंगे, एंड देन यू इंसर्ट दैट नोड इनटू द सीरीज। अब वो इंसर्शन कहाँ पर होनी है, इसकी डिफरेंट सिचुएशंस है। इट कैन बी एट द स्टार्ट, एट द एंड, और इन द मिडल। And if the piece of information is to be deleted from the list, the program basically deletes the node containing the information, and that deleted node is reclaimed back into the heap. अगर हम थोड़ा सा फिर array list और linked list को आपस में थोड़ा सा देख लें, the programmer doesn't need to know how many nodes will be in the list. They are created in memory as needed. तो स्पीड ऑफ इंसर्शन और डिलीशन फ्रॉम द लिस्ट जो है वो एज कम्पेयर टू एरेज बढ़ जाती है। कि फॉर एग्जांपल विद एन एरे टू इंसर्ट एन एलिमेंट, इट रिक्वायर्स ऑल एलिमेंट्स बियॉन्ड द इंसर्शन पॉइंट टू बी मूव्ड फॉरवर्ड वन पोजीशन टू मेक रूम फॉर द, क्योंकि आपको वहाँ से जिस पॉइंट पे इंसर्शन करनी है वहाँ से आगे के जो एलिमेंट्स हैं उनको एक पोजीशन आगे शिफ्ट करना है। So similarly, to delete an element requires all elements after the insertion point to be moved back one position to close the gap. अब इसमें जो है, अगर जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इसकी जो, अगर आप लेट्स सपोज कि आपका जो एरे है उसका साइज 100 है, एंड इफ यू हैव टू इंसर्ट एट पॉइंट 99, तो उसमें तो बहुत आसान है, साइज 100 है, 99 पे इंसर्शन करनी है, तो सिर्फ जो 99 पोजीशन वाला है उसको आप 100 पे मूव करेंगे और उसके बाद आप उसको इंसर्ट कर देंगे। मगर इसी का वर्स्ट केस सिनेरियो ये है कि यू हैव टू इंसर्ट एट द बिगनिंग, फर्स्ट एलिमेंट पर आपने इसको करना है और आपके ऑलरेडी 99 मौजूद हैं, तो यू रिमेंबर आप ये देखेंगे कि आपको पूरा 99 से बैकवर्ड सारा जाना पड़ेगा, उसको 100 पोजीशन पे, 98 वाले को 99 पोजीशन पे, एंड सो ऑन। वो आपको पूरी 99 ट्रैवर्सिंग वो सारे ऑपरेशंस करके जगह खाली करनी पड़ेगी, एंड देन यू हैव टू इंसर्ट। इसी तरह डिलीशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो डिलीशन सबसे जो एंड वाली डिलीशन वो तो बहुत आसान है, बट इफ़ यू हैव टू, उसका जो वर्स्ट केस है वो इफ़ यू हैव टू डिलीट द फर्स्ट एलिमेंट, तो आपको पूरे एलिमेंट्स को शिफ्ट करना पड़ेगा टू मेक रूम और टू कवर अप द स्पेस। तो बट मैंने उसके अगेंस्ट अगर हम लिंक लिस्ट में देखें, व्हेन अ नोड इज इंसर्टेड और डिलीटेड फ्रॉम अ लिंक लिस्ट, नन ऑफ द अदर नोड्स हैव टू बी मूव्ड, तो हमें मूवमेंट नहीं करनी पड़ती, तो आपका जो प्रोसेसिंग टाइम है वो काफ़ी बच जाता है, स्टोरेज भी बच रही है और प्रोसेसिंग टाइम भी बेहतर हो रहा है। अगर हम कंपोजिशन की बात करें ऑफ अ लिंक लिस्ट, तो ईच नोड इन द लिंक लिस्ट जो है वो कंटेन्स वन और मोर मेंबर्स दैट रिप्रेजेंट्स डेटा। ये आपके डेटा मेंबर्स होंगे। फॉर एग्जांपल ये आपका इन्वेंट्री रिकॉर्ड भी हो सकता है, कस्टमर्स के नेम भी हो सकते हैं, एड्रेसेस हो सकता है, टेलीफोन नंबर्स हो सकते हैं, मार्क्स हो सकते हैं, समथिंग लाइक दैट। एंड दूसरी चीज़ जो है वो पॉइंटर है दैट कैन पॉइंट टू अनदर नोड। इसलिए हमने कहा था कि ये स्ट्रक्चर टाइप का होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको जो डेटा मेंबर है दे कैन बी इट सेल्फ एज होल रिकॉर्ड्स, और ये सिंगल, अगर छोटी है तो वो सिंगल आइटम्स भी हो सकते हैं, मगर इसके साथ एक एलिमेंट आपने पॉइंटर जरूर रखना है जिसको नोड कहेंगे या लिंक कह लें आप, विच विल पॉइंट टू द नेक्स्ट वन। ये एड्रेस रखेगा नेक्स्ट वाले एलिमेंट का। तो a linked list is called linked, उसको हम इसलिए कहते हैं because each node in the series basically वो चेन कर लेगा which has a pointer to the next node in the list।
तो ये जो पहला है इसको पॉइंट करेगा आपका जो है वो, इसको हम लिस्ट हेड कहते हैं। अब ये बेसिकली लिस्ट हेड जो है वो पॉइंट कर रही होगी पहले एलिमेंट को, और पहले एलिमेंट का जो आगे वो जो है लिंक जो है वो स्टोर करेगा एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट एलिमेंट, और इसमें इसका जो लिंक है वो स्टोर करेगा एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट एलिमेंट। और इसके अंदर इसका जो सबसे आखिरी एलिमेंट होगा, क्योंकि वो किसी और को पॉइंट नहीं कर रहा अभी, तो उसको हमेशा हम नल रखते हैं ताकि हमें मालूम हो जाए ट्रैवर्सिंग के वक्त कि मजीद लिंक लिस्ट मौजूद नहीं है। तो द लिस्ट हेड इज अ पॉइंटर टू द फर्स्ट नोड इन द लिस्ट, ईच नोड इन द लिस्ट पॉइंट्स टू द नेक्स्ट नोड एंड द लास्ट नोड पॉइंट्स टू नल, विच इज द यूजुअल वे टू सिग्निफाई द एंड। नोड इन अ लिंक लिस्ट कैन बी स्प्रेड आउट, तो ये मेमोरी में फैले हुए होते हैं। तो अगर हमने जब एरे के केस में हमने थोड़ा सा देखा था, जो एरे के केस में हमने ये देखा था कि आपका जो एरे है वो तो उसकी एलोकेशन सीक्वेंशियल होती है, उसके तमाम जो एलिमेंट्स हैं वो वन आफ्टर अनदर चूँकि पड़े हुए होते हैं, इसलिए उसका सबस्क्रिप्ट और इंडेक्स जो है वो कैलकुलेट करना आसान है। मगर हम अगर इसमें हम बात करें तो इसकी जो एक्चुअल पिक्चर लिंक लिस्ट की मेमोरी में बन रही है तो वो स्कैटर्ड होगी। जैसे हेड जो है वो पॉइंट कर रहा है 2 को, मींस हेड अगर इसको इसका एड्रेस इसमें है तो इसके अंदर जो है वो आपने वो रखा हुआ है, तो वो उसको वो 2 को पॉइंट कर रहा है, और उसके अंदर एड्रेस है 1054 पे क्या है बेसिकली 2 पड़ा है, और उसके 2 के साथ जो उसमें जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो 6 है, तो 6 जो है उसके साथ अब ये देखेंगे तो ये 1051 उसका लिंक है, लिंक ऑफ दी नेक्स्ट वन। अगर हम इसको थोड़ा सा आगे देखें तो हेड पॉइंट कर रहा है, उसके अंदर एड्रेस पर इसकी मेमोरी लोकेशन जो है वो 1062 लोकेशन पर है, उसके अंदर एड्रेस पड़ा है किसका 2 का, और 2 के जो लिंक है उसमें एड्रेस पड़ा किसका, अब 1051 बेसिकली 6 को पॉइंट कर रहा है, और 6 का जो एड्रेस है लिंक है उसको आप अगर देखें तो उसमें वो पॉइंट किसको कर रहा है, नेक्स्ट एलिमेंट 8 है तो वो 8 को पॉइंट कर रहा है। और आप ये देखेंगे करंट की जिसकी मेमोरी लोकेशन इस स्टेज पर है उसके अंदर भी, क्योंकि करंट 8 को पॉइंट कर रहा है तो उसके अंदर भी वही एड्रेस स्टोर है जो उसके अंदर है। और इसके बाद एक उसको अगर आप ये देखेंगे नेक्स्ट, तो ये इसका 1057 है, 1057 किसको पॉइंट कर रहा है 7 को, डाटा मेंबर 7 है और उसका लिंक क्या है 1060, और ये किसको पॉइंट कर रहा है, ये पॉइंट कर रहा है 1 को, और 1 का जो लिंक है क्योंकि वो आखिरी एलिमेंट है लिंक लिस्ट में तो वो 0 मीन्स नल को पॉइंट कर रहा है। यहाँ से हमें मालूम हो गया कि लिंक लिस्ट जो है उसका आखिरी एलिमेंट यहाँ तक पहुँच, ये स्कैटर्ड होगी। तो अब हम इसको देख लेते हैं कि अगर हमने लिस्ट को डिक्लेयर करना हो तो हाउ टू डिक्लेयर अ लिंक लिस्ट इन C और C++। तो पहली चीज़ ये है कि यू डिक्लेयर अ डेटा स्ट्रक्चर फॉर द नोड्स, वो हम नोड्स के लिए देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल द फॉलोइंग स्ट्रक्ट जो है कुड बी यूज टू क्रिएट अ लिस्ट वेयर ईच नोड होल्ड्स अ फ्लोट। हम एक सिंप्लिसिटी के लिए देख रहे हैं कि हम एक फ्लोट वैल्यूज ले रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, हम उसको डिक्लेयर करेंगे स्ट्रक्ट लिस्ट नोड फ्लोट वैल्यू, और लिस्ट नोड जो है उसके लिए नेक्स्ट का रख रहे हैं विच इज द पॉइंटर टू द लिस्ट नोड टाइप। तो जो पहला मेंबर है ऑफ द लिस्ट नोड स्ट्रक्चर वो फ्लोट है जिसको हम वैल्यू कह रहे हैं, इट इज टू होल्ड द नोड्स डेटा। द सेकेंड मेंबर इज अ पॉइंटर विच इज कॉल्ड नेक्स्ट एंड इट इज टू होल्ड द एड्रेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट दैट इज अ लिस्ट स्ट्रक्ट है, और हेंस ईच list node struct can point to the next one in the list, and the list node struct contains a pointer to an object of the same type, जो कि अभी अब खुद as being declared, हमने जब शुरू में आपको मैं सीख कर रिवाइज करवा रहा था तो उसमें मैंने कहा था कि दिस इज द ओनली सिचुएशन व्हेन डिक्लेरेशन के अंदर आप उसी को कर सकते हैं, एंड इट इज कॉल्ड अ सेल्फ रेफरेंशियल डेटा स्ट्रक्चर। ये सिर्फ पॉइंटर हो सकता है, कोई और नहीं हो सकता। And this makes it possible to create nodes that point to other nodes of the same type. तो स्टेप 2 क्या है कि हम उसमें डिक्लेयर करेंगे एक पॉइंटर टू सर्व एज द लिस्ट हेड। जैसे हम एग्जांपल के तौर पर हम ये कह सकते हैं कि लिस्ट नोड हेड बेसिकली इज अ पॉइंटर टू लिस्ट नोड। तो बिफोर यू कैन यूज द हेड पॉइंटर मेक श्योर कि इट इज इनिशियलाइज्ड टू नल सो दैट इट मार्क्स द एंड ऑफ द लिस्ट। तो वो बड़ा आसान होगा, अदरवाइज ट्रैवर्सिंग में जो है वो आपको बहुत प्रॉब्लम आ सकती है अगर आपने नहीं किया। तो वंस यू हैव डन दीज 2 स्टेप्स मीन्स डिक्लेयरिंग अ नोड डेटा स्ट्रक्चर एंड क्रिएटिंग अ नल हेड पॉइंटर, यू हैव एन एम्प्टी लिंक लिस्ट।
तो उसको हम यहाँ पर ये डिक्लेरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख सकते हैं कि स्ट्रक्ट करेंगे फ्लोट वैल्यू, स्ट्रक्ट लिस्ट नोड, उसके लिस्ट नोड को हम हेड के साथ कर देंगे, एंड विद दिस हेड इज अ पॉइंटर टू द हेड। द नेक्स्ट थिंग इज टू इम्प्लीमेंट द ऑपरेशंस द लिस्ट। अब हम उसको देखते हैं। तो देयर आर 5 बेसिक लिंक लिस्ट ऑपरेशंस हैं: अपेंडिंग अ नोड, ट्रेवर्सिंग अ लिस्ट, इंसर्टिंग अ नोड, डिलीटिंग अ नोड एंड डिस्ट्रॉइंग द लिस्ट। तो आज हम जरा हमारा जो फोकस है आज के लेक्चर में वो अपेंडिंग और ट्रेवर्सिंग पर रहेगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है वो बाकी तीन ऑपरेशंस को भी देखेंगे। अपेंडिंग अ नोड को सबसे पहले देखते हैं। टू अपेंड अ नोड टू अ लिंक लिस्ट मीन्स एडिंग इट टू द एंड ऑफ द लिस्ट, मीन्स एंड पे उसको ऐड करना। द अपेंड नोड फंक्शन एक्सेप्ट्स अ फ्लोट आर्गुमेंट नम एंड द फंक्शन वो क्या करेगा, बेसिकली एलोकेट करेगा अ न्यू लिस्ट नोड का स्ट्रक्चर, वो वैल्यू को स्टोर करेगा इन द नम, इन द उसकी वैल्यू मेंबर में करेगा, एंड इट विल देन अपेंड द नोड टू द एंड ऑफ द लिस्ट। और इसको अगर हम इसका सूडो कोड देखना चाहें तो सूडो कोड इसका किस किस्म का बनेगा अपेंडिंग अ नोड का? तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू क्रिएट अ न्यू नोड, यू स्टोर द डेटा इन द न्यू नोड, इफ देयर आर नो नोड्स इन द लिस्ट मेक द न्यू नोड द फर्स्ट नोड, else आप क्या करेंगे, you traverse the list to find the last node and then you add the new node to the end of the list। तो इसको हम थोड़ा सा उसी को अगर हम देखें तो हम ये इसकी इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं कोड में कि हमने ये फंक्शन लिखा है void append node जिसमें एक पैरामीटर है num जिसकी टाइप फ्लोट है, और इसमें हम लिस्ट नोड जो है वो 2 आपके नोड्स हैं। बेसिकली ये हम लोकल वेरिएबल्स ले रहे हैं which will use for allocating a new node and storing the num। उसके हवाले से हम देखेंगे तो न्यू नोड में हम क्या कर रहे हैं कि उसको हम न्यू लिस्ट नोड ले रहे हैं। बेसिकली हम यहाँ पे उसको हीप के जरिए एलोकेशन कर रहे हैं, और चूंकि पॉइंटर का है ये रिकॉर्ड टू पॉइंटर है तो हम उसमें न्यू नोड की जो वैल्यू है उसमें नम स्टोर कर रहे हैं और उसके नेक्स्ट को हम नल कर रहे हैं। एंड इफ देयर आर 2 नोड्स हम ये चेक कर रहे हैं तो उसमें हम न्यू नोड डाल देंगे, अदरवाइज हम उसको ढूंढेंगे, उसके अलावा हम चेक करेंगे और फिर हम उसको एंड पे देख। इसको हम जरा बारी बारी देख लेते हैं। कोड की डिस्क्रिप्शन हम देखते हैं कि वी एग्जामिन दिस इंपॉर्टेंट पीस ऑफ कोड इन डिटेल। द फंक्शन डिक्लेयर्स द फॉलोइंग लोकल वेरिएबल्स। लिस्ट नोड में हम 2 पॉइंटर वेरिएबल्स ले रहे हैं, वन इज द न्यू नोड एंड अदर इज द नोड पॉइंटर ptr। द न्यू नोड पॉइंटर विल बी यूज्ड टू एलोकेट and points to the new node, and the node pointer will be used to travel down the linked list looking for the last node अगर जरूरत पड़ी तो नेक्स्ट फ्यू स्टेटमेंट्स जो है वो बेसिकली क्या कर रही हैं कि एक तो वो क्रिएट करेगी, क्योंकि हम न्यू नोड को जब हम ये दे रहे हैं तो विद द हेल्प ऑफ न्यू ऑपरेटर हम इसको क्रिएट कर रहे हैं। स्टोर नम इन इट्स वैल्यू, और चूंकि अब जो ये क्रिएट होके इसका पॉइंटर उसमें चला गया है तो हम उसके वैल्यू के अंदर नम को कॉपी कर रहे हैं, और उसके नल को चूंकि इसको हमने अपेंड करना है तो दिस शुड बी द लास्ट एलिमेंट, तो उसके नेक्स्ट को हम पहले नल करेंगे। द लास्ट स्टेटमेंट अबव जो नल वाली इंपॉर्टेंट है बिकॉज दिस नोड will become the last node in the list, so its next pointer must always points to null. Now we will test the head pointer to see if there are any nodes already in the list. If head points to null, it means we make the new node as the first node in the list. So to do this by making the head point to the new node, हम क्या करेंगे, अगर ये true हो जाता है कि if head not equals null, इस मतलब है कि वो head जो है वो नल है, तो अब हम इसमें देख लेंगे कि हेड इज न्यू नोड को हेड, यहाँ पर मेरी थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, इट शुड बी इक्वल टू, अगर हेड इक्वल्स टू नल है तो हम न्यू नोड का जो एड्रेस है वो हम हेड में कॉपी कर देंगे। बट इफ हेड डज नॉट पॉइंट टू नल देन देयर मस्ट ऑलरेडी बी नोड्स इन द लिस्ट, द एल्स पार्ट मस्ट देन बी कंटेन कोड टू फाइंड द एंड ऑफ द लिस्ट एंड टू इंसर्ट द न्यू नोड। तो वो हम यहाँ पे एल्स पार्ट को हम जरा देख लेते हैं कि अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि द कोड यूजेस द नोड पॉइंटर टू ट्रेवल डाउन द लिस्ट, इट डज दिस बाय असाइनिंग नोड पॉइंटर टू हेड। ये ख्याल रहे कि जो हमने हेड है वो चूंकि पहले को पॉइंट कर रहा है तो इसलिए जो स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ द लिस्ट है उसको हमने कभी भी लूज नहीं करना। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज द की फैक्टर। वी डोंट हैव टू लूज द फर्स्ट पॉइंटर
विच इज पॉइंटिंग टू द फर्स्ट नोड, उसको लूज नहीं करना, इसलिए हम हेड को यहां से कॉपी कर रहे हैं नोड पीटीआर, हम उसके जरिए ट्रेवर्सिंग करेंगे। अब वाइल लूप इज देन यूज्ड, हम वाइल लूप में ये कर रहे हैं। अब बेसिकली चूंकि हेड पहले एलिमेंट को कर रहा है, तो वाइल नोड पॉइंटर ऑफ नेक्स्ट, जब तक वो नल के बराबर नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि वो उसके जो नेक्स्ट का एड्रेस जो है वो एनपीटीआर में डाल देंगे। तो जब ये लूप जब उस वक्त ख़त्म होगी, बेसिकली जब ये उसका नेक्स्ट जो है वो नल के बराबर आ जाएगा। Travel to the list looking for the last node that will have its next member pointing to null। तो while node next जो है जब तक वो उसमें है कोई ना कोई वैल्यू आ रही है, तो हम इसको नेक्स्ट करते हैं कि now the node PTR is pointing to the last node in the list, so make it the next member to the new node। तो उसका जो next है चूंकि ऑलरेडी null था, तो उसको हम उसमें न्यू नोड में कन्वर्ट कर देंगे। न्यू नोड का हमने ऑलरेडी ये देखा हुआ है जो लिंक है दैट इज पॉइंटिंग टू नल। उसके बाद हमने छोटा सा उसको हम प्रोग्राम कर लिख रहे हैं कि हमने ये वैल्यू डिक्लेरेशन हमारी यहाँ पर है, यहाँ पर हम उसको लिस्ट को कर रहे हैं हेड, और हमने इस में बेसिकली अपेंड का जो फंक्शन है वो 3 दफ़ा कॉल किया है। इस प्रोग्राम की आउटपुट कोई नहीं है, ये लिंक लिस्ट को बेसिकली अपेंड करेगा। अब हम इस प्रोग्राम को थोड़ा सा वो देख लेते हैं कि वी स्टेप टू द अबव प्रोग्राम ऑब्जर्विंग हाउ द अपेंड नोड फंक्शन बिल्ड्स अ लिंक लिस्ट टू स्टोर द 3 आर्गुमेंट वैल्यूज जो कि हमने अभी इसको दी हैं। द हेड पॉइंटर इज ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज्ड टू 0 व्हिच इज नल इंडिकेटिंग द लिस्ट इज एम्प्टी। द फर्स्ट कॉल टू अपेंड नोड जो है वो passes 2.5 as the argument। A new node is allocated in the memory। 2.5 is copied into its value member and null is assigned to its next pointer। उसमें बेसिकली हम देखेंगे कि न्यू नोड जो है, अगर आप ये देखेंगे तो न्यू नोड का जब हम न्यू लिस्ट नोड किया तो वो अब स्टार्टिंग पोजीशन आपकी ये है कि ये हेड में नल पड़ा है, तो आपने न्यू नोड लिया जो कि पॉइंटर टू है दिस, आप उसकी वैल्यू को उसमें कॉपी किया और उसके नेक्स्ट को नल कर दिया। The next statement to execute in the following if statement is if head equals, sorry ये थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, इसको देख लीजिएगा। if head equals null, तो अगर वो null के बराबर है तो हम क्या करेंगे, न्यू नोड का एड्रेस कॉपी कर देंगे। since head points to null then the condition not head is true, so the head is new node is executed making new node the first node in the list। There are no more statements to execute, क्योंकि बाकी else part इसका पर नहीं होगा तो ये फंक्शन मेन में वापस आ जाएगा। मगर जब मेन में फाक पे आएगा तो कंट्रोल रिटर्न टू फंक्शन फेन, मगर आप ये देखेंगे कि हेड उसको ऑलरेडी अब पॉइंट कर रहा है। इन द सेकेंड कॉल टू अपेंड नोड 7.9 इज पास्ड एज द आर्गुमेंट। अगेन द फर्स्ट 3 स्टेटमेंट्स क्रिएट और न्यू नोड करेंगी, उसको ऑलरेडी न्यू नोड में ये एड्रेस आपने डाल दिया, वैल्यू डाल दी, उसका जो पॉइंटर है वो नल को पॉइंट कर रहा है। और उसके बाद विजुअली हमने इसको यहाँ पर देख लिया, तो सिंस हेड जो है इट नो लॉन्गर पॉइंट्स टू नल, तो अब वो एल्स पार्ट को एग्जीक्यूट करेगा। तो वहाँ पर हम ये क्या कर रहे हैं, बेसिकली पहली स्टेटमेंट क्या है कि आप इनिशियलाइज नोड पॉइंटर, हेड को हमने लूज नहीं करना, इसलिए हम उसका एड्रेस जब इसमें कॉपी करेंगे तो नोड पॉइंटर इज नाउ आल्सो पॉइंटिंग टू हेड। तो वाइल नोड पॉइंटर ऑफ नेक्स्ट, जब तक उसका नेक्स्ट नल नहीं है, तो चूंकि नल है तो ये एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, तो हमने क्या करना है, वी हैव टू इंसर्ट न्यू नोड एज दी लास्ट नोड। तो हम क्या करेंगे कि नोड पॉइंटर का जो नेक्स्ट है उसके अंदर एड्रेस किसका रखेंगे, न्यू नोड का। द फर्स्ट स्टेटमेंट इन द एल्स ब्लॉक असाइन द वैल्यू इन द हेड एंड द सेम कोड। तो यहाँ पर वो उसको आप ये देखेंगे कि लुक नाउ एट द नेक्स्ट पॉइंट्स एट द वैल्यू इज नल, सो नोड पीटीआर नेक्स्ट आल्सो पॉइंट्स टू नल। सो नोड पॉइंटर इज ऑलरेडी एट द एंड ऑफ द लिस्ट, सो द व्हाइल लूप टर्मिनेट्स। The last statement जो node PTR next वो है, जो new node वो causes the node PTR next to point to the new node। तो this appends new node to the end of the list as shown। उम्मीद है कि आपको ये बआसानी समझ में आ गया होगा। अब हम उस फंक्शन कॉल की जो थर्ड है वेरिएशन, उसमें हम देखते हैं कि द थर्ड टाइम अपेंड नोड इज कॉल्ड, अब उसमें 12.6 जो है वो पास हो रहा है एज एन आर्गुमेंट। अगेन जो पहली 3 स्टेटमेंट्स हैं वो उसकी फिक्स हैं, तो वो क्या करेंगी कि वो एक नया नोड क्रिएट करेंगी, उसकी वैल्यू में 12.6 कॉपी हो जाएगा एंड दैट पॉइंट्स टू नल।
Now the else part of the if statement, execute again node PTR is made to point to the same node as head, उसको head point करेंगे। ये सिचुएशन इस वक्त मेमोरी में मौजूद है। सिंस नोड का जो PTR चूंकि अब नल के बराबर नहीं है, the while loop will execute, क्योंकि वो ऑलरेडी इसको पॉइंट कर रहा था, वो नल नहीं था। तो आफ्टर इट्स फर्स्ट इटरेशन तो जो उसका एड्रेस था वो हमने चूंकि इसमें पास किया, तो अब नाउ नोड पॉइंटर इज पॉइंटिंग टू 7.9 और इसका जो अब नेक्स्ट है वो नल है। तो जब हम द व्हाइल लूप इस कंडीशनल टेस्ट जो है जब हम करेंगे तो वो फेल हो जाएगा आफ्टर द फर्स्ट इटरेशन, बिकॉज उसका जो नेक्स्ट है नाउ पॉइंट्स टू नल। तो लास्ट स्टेटमेंट जो है वो उसको फिर एग्जीक्यूट होगी कि जो अब उसका जो नेक्स्ट है नोड PTR, उसके अंदर हम किसका एड्रेस ट्रांसफर करेंगे, न्यू नोड का, विच कॉजेज द नोड PTR नेक्स्ट टू पॉइंट टू द न्यू कोड। और इस अपेंड को हम देखेंगे तो वो यू बन जाएगा कि उसका जो कोड है उसके अंदर हमने न्यू नोड का एड्रेस डाल दिया, तो ये उसके अंदर लिंक हो गया और ये चूंकि उसका ऑलरेडी नल का पॉइंट है तो वो कर रहा है। अब ये देखें कि ये आपकी जो लिंक लिस्ट है वो अपेंड होते होते अब 3 एलिमेंट्स उसमें अपेंड हो गए, वो क्रिएट हो चुकी है। एंड दिस अबव इज द फाइनल स्टेट ऑफ द लिंक्ड लिस्ट। अब हम एक दूसरा ऑपरेशंस की बात करते हैं। अगर हमने ट्रैवर्स करना है, द प्रीवियस फंक्शन जो है अपेंड नोड यूज्ड अ व्हाइल लूप दैट ट्रैवर्सेस और ट्रैवल्स थ्रू द लिंक लिस्ट। We will now demonstrate the display list member function that traverses the list displaying the value member of each node. वहाँ पर हम थोड़ा सा यही कर रहे हैं कि डिस्प्ले लिस्ट के अंदर हम क्या कर रहे हैं कि वो एक नोड पॉइंटर ले रहे हैं, हेड हम असाइन कर रहे हैं नोड पॉइंटर को, क्योंकि लोकल वेरिएबल्स ले रहे हैं तो हर आइटरेशन में इसका अपना हो जाएगा। तो यहाँ पर हम बेसिकली ये देख रहे हैं कि जब तक नोड पॉइंटर में कोई वैल्यू मौजूद है तो हम उसको वैल्यू को देंगे और उसके बाद क्या करेंगे, उसके जो नेक्स्ट की वैल्यू है वो हम नोड PTR में डाल देंगे। जो ट्रैवर्स लिस्ट का जो प्रोसीजर है फंक्शन, उसका सूडो कोड क्या होगा कि वी असाइन द लिस्ट हेड टू द नोड पॉइंटर, लोकल वेरिएबल को देंगे। वाइल नोड पॉइंटर इज नॉट नल, जब तक वो नल नहीं होता हम एक तो वैल्यू को डिस्प्ले करेंगे और असाइन करेंगे नोड पॉइंटर टू इट्स ओन नेक्स्ट मेंबर को, और इसमें वाइल लूप टर्मिनेट हो जाएगी। अब बेसिकली अगर देखा जाए तो वो अगर हम उसी प्रोग्राम को थोड़ा सा बढ़ा दें, उसके अपेंड नोड के बाद अगर हम डिस्प्ले लिस्ट करें तो वो ऑलरेडी ये प्रोग्राम हम डिस्प्ले, तो इसकी आउटपुट अब आएगी तो ये 2.5, 7.9 और 12.6 को लिस्ट में डिस्प्ले कर देगा। नाउ वी कम्स टू द समरी ऑफ द टुडेज लेक्चर। हमने आज स्टार्टिंग में बात की कि लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर्स, जो डेटा कोई भी डेटा स्ट्रक्चर हो उसमें कौन कौन सी ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं। जो कॉमन ऑपरेशंस हैं उसमें हमने कहा था कि ट्रैवर्स का ऑपरेशन है, विच इज ट्रैवर्सिंग एक्सेसिंग ईच एलिमेंट ऑफ अ डेटा स्ट्रक्चर एग्जैक्टली वंस फॉर सम काइंड ऑफ प्रोसेसिंग। सर्च का ऑपरेशन है, सर्च का ऑपरेशन मीन्स कि आपने उसको जो डेटा स्ट्रक्चर है उसको फॉर पर्टिकुलर आइटम को सर्च करने के लिए उसको ढूंढना है और उसके लिए आपको एक्सेस करना है। वंस यू गेट एन एलिमेंट तो आप उसको टर्मिनेट कर सकते हैं सर्च को। और उसमें एक दूसरी ऑप्शन ये है कि आपने उसको ट्रैवर्स करके उसमें अगर एक से ज़्यादा वैल्यूज़ अगर आती हैं जो उस क्राइटेरिया पे मैच कर रही हैं तो उसको भी सर्च करना पड़ सकता है। इंसर्ट ऑपरेशन की हमने बात की थी कि इंसर्ट ऑपरेशन के वो डेटा स्ट्रक्चर में उसको ऐड करना है, इंसर्ट करना है। उसमें डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ हैं कि अगर डेटा स्ट्रक्चर आपका खाली है तो वो इंसर्शन एट द स्टार्ट होगी, वो इंसर्शन एट द एंड भी हो सकती है जिसको अगर नॉर्मली अपेंड कहा जाता है, और इंसर्शन इन द मिडल भी हो सकती है, दरमियान में भी कहीं हो सकती है। जो फिर हमने कहा कि डिलीट का ऑपरेशन है। डिलीट का ऑपरेशन मीन्स कि वो डिलीशन के भी डिफरेंट ऑप्शंस हैं कि वो स्टार्ट से होगी, एंड से होगी या दरमियान से होगी। उसके अलावा जो दो दूसरे ऑपरेशन हमने कहा था कि सॉर्टिंग का कभी कभार हो जाता है कि आपने वो दो लिस्ट को सॉर्ट करना है इन सम क्राइटेरिया। हम उसको या तो न्यूमेरिक बेस्ड या कैरेक्टर बेस्ड या स्ट्रिंग टाइप के हवाले से कर सकते हैं, और वो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग होगी। मर्जिंग ऑपरेशंस हो सकता है कि जब दो डेटा स्ट्रक्चर्स को आप मर्ज करके एक सॉर्टेड जो है उनको मर्ज करके एक बना लेते हैं। कॉन्कैटिनेशन का हो सकता था। फिर हमने थोड़ा सा बात की थी कि
ऑप्शंस फॉर इम्प्लीमेंटिंग द एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप जो लिस्ट है हमने उसको बेसिकली देखा था। फॉर ऑप्शन उसमें हमने देखे एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप में कि क्या क्या ऑप्शंस हैं। लिस्ट के हवाले से हमने एरेज के हवाले से उसको कंपेयर किया, लिंक लिस्ट के हवाले से कंपेयर किया। एरेज के हमने देखे कि उसकी वो जो है वो एक्सेसिंग जो है वो फास्ट है, उसमें इंसर्शन डिलीशन जो है वो प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि जब भी आपको इंसर्शन करनी पड़ती है तो आपको जिस पॉइंट पर इंसर्शन करनी है वहाँ से आगे जितने एलिमेंट्स हैं उनको मूव करना पड़ेगा एक पोजीशन फॉरवर्ड, और इसी तरह अगर आपको डिलीशन करनी पड़ेगी तो वो आपको डिलीशन करनी पड़ेगी या वो मूव उनको बैकवर्ड मूव करना पड़ेगा। फिर हमने जो है उसके अलावा देखा था कि जो लिंक लिस्ट है वो जिसमें हम पॉइंटर्स हैं डायनामिक हैं उनको हम हीप से एलोकेट कर सकते हैं, जहाँ से हमें कतन कोई उसमें दिक्कत पेश नहीं आएगी, और इट्स एन एफिशिएंट यूज़ ऑफ मेमोरी। फिर हमने अब एरे बेस्ड और पॉइंटर बेस्ड की जो इम्प्लीमेंटेशन है लिस्ट की उनको हमने थोड़ा सा आपस में कंपैरिजन किया, उनकी एडवांटेजेस देखे, उनके डिसएडवांटेजेस देखे। देन वी आल्सो टॉक अबाउट द लिंक लिस्ट कि अब हमने उसको देखते हैं कि पॉइंटर बेस्ड इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से कैसे होगा। तो उसमें हमने कहा था कि ये हीप से हमेशा इसकी एलोकेशन होगी, और लिंक लिस्ट में जो है वो चेन बन जाती है एलिमेंट्स की, नोड्स की आपस में, और आपका जो हर एलिमेंट है या इट विल बी अ रिकॉर्ड, क्योंकि उसमें एक आपने तो वो वैल्यूज़ रखनी है प्लस उसके साथ आपने लिंक रखना है ऑफ द नेक्स्ट एलिमेंट, इसलिए वो हमेशा जो है वो रिकॉर्ड टाइप का होगा। और उसमें फिर हमने देखा कि जो है उसमें जो इट्स काइंड ऑफ होमोजीनियस डेटा स्ट्रक्चर है, क्योंकि ईच एलिमेंट इज़ ऑफ द सेम टाइप, मगर एरे से ज़रा डिफरेंट है, एरे का साइज फिक्स होता है, ये डायनामिकली श्रिंक और ग्रो करेगा एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। और उसके अलावा फिर हमने आज इस पे जो डिफरेंट लिंक लिस्ट पे ऑपरेशंस की बात की थी, जिसमें अपेंड का था, ट्रैवर्स, इंसर्शन, डिलीशन और सर्चिंग का हो सकता है। आज के लेक्चर में हमने सिर्फ ज़्यादा फोकस रखा अपेंड पे और ट्रैवर्स पे, या अगर ट्रैवर्सिंग करनी है तो हमने उसके वो अपेंड को हमने एक छोटा सा प्रोग्राम लिख के हमने उसमें उसके ऑपरेशंस को देखा कि वो उसमें हम जो अपेंड जो है वो कैसे होगा, और ट्रैवर्स के भी हमने देखा कि वो ट्रैवर्स कैसे करेगा। तो इसमें मेरी आपको हमेशा ये रिक्वेस्ट रहेगी कि व्हेन यू गो फॉर लिंक लिस्ट और एनी डेटा स्ट्रक्चर इन्वॉल्विंग पॉइंटर्स, तो जैसे मैंने फिगर्स के ज़रिए आपको समझाने की कोशिश की है, तो यू मस्ट ड्रॉ द फिगर while developing an algorithm and while implementing। अगर आपने फिगर ना बनाई और उसको उसके हिसाब से गो थ्रू ना किया तो पॉइंटर्स कैन कॉज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम, तो ये आपको समझना बहुत मुश्किल हो जाएंगे एंड दे विल कॉज ह्यूज प्रॉब्लम्स। तो इसके लिए इसको जो है अब आप इसको सी लैंग्वेज में ज़रूर इम्प्लीमेंट करें, और C++ में भी कर सकते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट, हम इसमें इस कोर्स में इसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की तरफ नहीं लेके जा रहे हैं हम इसको, मगर आप एज अ टूल जो है C++ पे इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो काइंडली इसको इम्प्लीमेंट करें, और ज़रा बड़े प्रॉब्लम्स में देखें, बुक्स वगैरह में आपको एट द एंड ऑफ द चैप्टर्स जो है वो प्रॉब्लम्स गिवन होंगी, आप उनको देखें, इम्प्लीमेंट करें, एंड यू विल सी कि आपको कॉन्फिडेंस आएगा। अगले लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।